अब ये नीचे पूरा उतर भी नहीं पाया है कि क्या देखता है कि डाइनिंग पे इसके बाप के साथ सर शम्स बैठे हुए बात कर रहे हैं। जहां तुमने मुझे पहुंचाया है ये गाड़ी तुम्हें वहीं पहुंचाएगी। और आओ आओ, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा हूं। तो वो लड़की बाहर आई है और अपनी मां से मुखातिब हुई है कि अम्मी अब्बा तो गए और न जाने कहां गए और पता नहीं कब आएंगे। अगर मेरी यहां शादी ना हुई तो मैं अपने आप को मार लूंगी। ये कह के अहमद अपने कमरे में गई है और पंखे से लटक गई है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। और हर दफ़ा आप शेर सुनाते हैं जी, इस दफ़ा मैंने सोचा मैं शेर से शुरू कर दूं। नहीं भाई क्या बात है, बिस्मिल्लाह। भाई अर्ज़ किया है इरशाद। मोहब्बत करने वालों के नाम। मोहब्बत करने वालों के नाम, अहमद का पैगाम। भाई अर्ज़ किया है क्या बात है, चांदी सोना एक तरफ, खूबसूरत बात कि चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ और तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें और जादू टोना एक तरफ। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या की बात शागिर्दगी में आ गया हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेहतरीन। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है। कैसी बात है कि ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर डसती है। आय हाय हाय हाय, ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर डसती है। भरोसा बहुत महंगा है, भरोसा बहुत महंगा है, नफरत बहुत सस्ती है। नफरत बहुत सस्ती है। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या और बात कह रहा है। हूं, जब भी मिलो किसी से तो दूर का रिश्ता रखना। जब भी मिलो किसी से तो दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर ये सीने से लगाने वाले। आई खई खई टिश टिश। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कि मैंने वो खोया जो नहीं था मेरा, मैंने वो खोया जो नहीं था मेरा। कि मैंने वो खोया जो नहीं था मेरा और तुमने वो खोया जो सिर्फ तुम्हारा था। हमें खो दिया। हमें खो दिया। क्या बात है, क्या बात और है। कह रहा हूं कि अदालत सी हो गई है जिंदगी। अदालत सी हो गई है जिंदगी। कितनी खूबसूरत बात है हाय हाय। कि अदालत सी हो गई है जिंदगी, रोज नए मामलात दर्ज होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और यूँ लगता है कि शायरी से आपको कुछ ज़्यादा लगाव हो गया है शेख साहब। एक और प्यार करने वालों की नजर कर रहा हूं कि हमने ये उन लोगों के लिए है कि जिनके लिए आप आंखें बिछा दें, कारपेट बन जाएं, लेकिन वो ना कदरे लोग होते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूं कि हमने 1000 बार दिल में दी जगह मगर, हमने 1000 बार दिल में दी जगह मगर, आए हमने 1000 बार दिल में दी जगह मगर, कम ज़र्फ आस्तीन से आगे न बढ़ सके। सांप आस्तीन के सांप। बिल्कुल क्या ऐसे बात ही। है, क्या ये बात वही है शेख लोग। साहब, क्या बात है। और अब अपने असली काम पे आ जाते हैं। असली काम पे आ जाते हैं। और वो जो प्यार करने वाले हैं, हाँ। मौला उन्हें सलामत रखे। हमेशा बात से दुआएं हैं उनके लिए और रहेंगी। जब तक मेरी सांस में सांस है, उन तमाम लोगों के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं जो लोग प्यार दे रहे हैं, जो लोग प्यार से सुन रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं और कमेंट्स में वो बता रहे हैं कि वो किस कदर प्यार का इजहार कर रहे हैं। उन हाय तमाम हाय। लोगों का बहुत शुक्रिया। अहमद, ये अपनी पहली कहानी ये एक प्रोफेसर की है। अहमद, प्रोफेसर, ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हाँ। ये है प्रोफेसर शम्स। प्रोफेसर बड़े शम्स। प्रोफेसर शम्स हैं और शम्स की तरह हैं, बड़े गरम। पूरी यूनिवर्सिटी में सबको पता है कि सर बहुत सख्त है। हाँ। अब होता क्या है कि जो ये यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है, ये बड़ी हड़ाउड़ी की लाइफ होती है। हाँ। तो यही क्लास में ये 3 ऐसे लड़के हैं जो जिनको मैं कहूंगा कि महा बदतमीज। अक्सर यूनिवर्सिटीज में ऐसे लड़के होते हैं, हाँ, और खास तौर पे बदतमीज। जो पैसे से थोड़े पैसे strong से होते थोड़ा हैं। मारा बड़े बाप मारी, की औलाद बड़े जिनको बाप कहते हैं। की औलादें हैं। ये तीनों बच्चे जरा से बदतमीज टाइप के हैं। हाँ। अब क्या होता है कि प्रोफेसर ये जो हैं प्रोफेसर शम्स। शम्स, ये क्लास में हैं, ये क्लास ले रहे हैं। ओके। ये तीनों बच्चे लेट पहुंचे हैं। ये जैसी क्लास में इंटर होते हैं, सर ने इन्हें देखा और बोला वहीं खड़े रहो। प्रोफेसर शम्स ने। प्रोफेसर शम्स ने बोला वहीं खड़े हो जाओ। तीनों लड़कों को गेट पे रोक लिया। अब पूरी क्लास उन्हें देख रही है। अब जब पूरी क्लास देख रही है तो वो तीनों ये फील कर रहे हैं कि यार ये तो हमारी इंसल्ट हो रही है। ये सर ने हमारे को बेइज्जत करने की कोशिश की। वो कहते हैं ये टाइम है तुम्हारा आने का, ये क्लास अटेंड करने का टाइम है। बोलते सर आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। तो सर कहते हैं कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? हाँ। किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? आई एम टीचर। बोले हाँ हम जानते हैं कि आप टीचर हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारी जात पे आप अटैक करेंगे। बोला नहीं,
आपका काम है कि आप प्रॉपर टाइम में आप क्लास ज्वाइन करेंगे। वो कहता ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। अब ये तीनों बच्चों के दिल में ये आ गया है कि ये सर ने जो है हमें डांटा है पूरी क्लास के सामने। ये आके क्लास में बैठे हैं, क्लास पीरियड हुआ, शम्स सर क्लास लेके वापस चले गए। ओके। दिन गुजरा, नेक्स्ट डे हुआ। अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो ये तीनों बच्चे प्रोफेसर शम्स के आने से पहले ये बच्चे हस्ब दस्तूर अब क्लास में मौजूद हैं पहले से। इन्हें मालूम हो गया कि इससे पहले कि हम दोबारा जलील हों, हम पहले से ही क्लास में मिल जाएं। अब ये तीनों बच्चे क्लास में हैं। सर शम्स इंटर हुए, सब बच्चे खड़े हुए, वापस बैठे। अब सर क्लास ले रहे हैं। अब जब सर क्लास ले रहे हैं तो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा। एक बच्चे को खड़ा किया उन तीनों में से इत्तेफाक से, बोला हाँ भाई खुर्शीद खड़े हो जाओ। खुर्शीद खड़ा हुआ। सर ने पूछा, कोई सवाल पूछा जिसका उसे जवाब नहीं आया। उन्होंने बोला मुझे मालूम था तुम्हें नहीं पता होगा। दूसरे को खड़ा किया, आप खड़े हो जाओ। जमशेद खड़े हो जाओ। जमशेद को खड़ा किया। जमशेद से पूछा, जमशेद को भी नहीं मालूम। जमशेद बोला सॉरी सर, मुझे भी नहीं पता। बोला क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो फिर तुम? घर से जब पढ़ने के लिए आते हो तो फिर तुम्हारा सारा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। अब मैं टीचर होने के नाते अगर तुमसे कोई सवाल पूछूं जो तुम्हें नहीं आते तो ये कैसी बात है? किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो? दो लड़कों को बेइज्जत कर दिया। अब जब तीसरे को खड़ा किया, उससे कोई और सवाल किया तो वो तीसरा कह रहा है सर जो सवाल आपने इनसे पूछा है, इन दोनों से, वही मुझसे पूछ लीजिए, उसका जवाब मुझे आता है। कहता नहीं, मैं वो पूछ रहा हूं जो मुझे पूछना है। क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? सर ने सवाल किया। वो कहता नहीं सर मुझे नहीं मालूम। कहता मुझे मालूम था कि तुम्हें नहीं मालूम होगा। क्यों? कि तुम वो नाखलक बच्चों में से हो जो सिर्फ बज़ाहिर पढ़ने के लिए आते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होता है। तीनों अपनी चेयर छोड़ के बाहर आओ। और वो तीनों को बाहर निकाला है अहमद, और पूरी क्लास के सामने उन तीनों बच्चों को उधेड़ दिया सर ने। उधेड़ा है, न जाने किस बात पे गुस्सा था सर शम्स को उन तीनों पर, कि उन तीनों बच्चों को सर ने मारा है अहमद पूरी क्लास के सामने। अब जब आपको पता है जब को एजुकेशन जब जैसे चल रहा है तो क्लास में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, वो सब साथ मिलके बैठे हुए हैं। तो अब ये जब तीनों की कुट लगी है तो ये तीनों ने जज किया कि ये सर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब क्यों? कि अमीर माँ बाप की औलाद है। हाँ। इन तीनों ने प्लान किया कि ये सर का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, प्रोफेसर शम्स का। बोला क्या करना चाहिए? बोला कुछ नहीं, मार देते हैं। हाँ? तीनों ने प्लान किया कि मार देते हैं। उनमें से एक कह रहा है ये सब कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही। तो तीन में से जो एक है वो कह रहा परेशान ना हो, मैंने सारा प्लान बना रखा है। कह रहा मसलन यह है कि मेरे बाप का बर्फ कारखाने का डिपो है। कहता हाँ। वो दो कह रहे हैं हमें मालूम है कि तुम्हारे जो वालिद हैं उनका बर्फ कारखाना है, पूरे जो शहर में जो उनकी बर्फ जाती है उनका बर्फ डिपो है। तो कहता है हम एक काम करेंगे, सर शम्स को मारकर और बर्फ खाने में डलवा देंगे। यानी वो उनका लड़कियों के सामने मारना और पूरी क्लास के सामने मारना, वो उन्हें नागवार गुजरा, इतना नागवार गुजरा कि वो अपने टीचर को मारने पे आमादा हो गए तीनों। इतनी इंसल्ट उनको दिल पे लगी। अब क्या कर रहे हैं? इन्होंने ये सोचा कि हम मार के कहां फेंकेंगे, तो क्यों ना मार कर इन्हें वो जो बर्फ खाना है उन तीनों में से एक का, ये प्लान भी उन्होंने बना लिया। उसने बना लिया उनकी डेड बॉडी कहां फेंकनी है। डेड बॉडी को कहीं फेंकने के बजाय हम इनकी डेड बॉडी को बर्फ खाने में डम कर देंगे। क्यों? कि ठंडक ही ठंडक है, वहां बदबू मारने का काम ही नहीं होगा। डेड बॉडी का ठंडी रहेगी, ढूंढते रहेंगे लोग, लेकिन सर शम्स का पता नहीं चलेगा, यही गल सड़ जाएगी लाश। अब इन तीनों ने ये प्लान बना लिया है अहमद। क्या होता है, अब प्रोफेसर शम्स यूनिवर्सिटी से निकले हैं, पढ़ा लिखा, लेकिन चूंकि मिडिल क्लास आदमी है, ये इसने अपनी बाइक स्टार्ट की है, सर शम्स ने अपनी बाइक स्टार्ट की है और यूनिवर्सिटी से निकले हैं। इन तीनों लड़कों ने जज किया कि हाँ सर यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। ये तीनों एक ही गाड़ी में बैठे हैं अहमद, गाड़ी को सलफ मारा है और गाड़ी लेके निकले। कहां? प्रोफेसर के पीछे। प्रोफेसर शम्स के पीछे।
हाँ। अब इन्होंने देखा कि प्रोफेसर आगे जा रहे हैं। तीनों ने एक दूसरे देखा, बोले क्या करना है? बोला कुछ नहीं। बोला हिट कर। बोला हाँ। बोला हिट कर यार। ये तीनों ने प्लान बनाया। इसने एक्सीलेटर पे पैर रखा है अहमद, पैर रख के और जो रेस मारी है सीधा प्रोफेसर शम्स को मारते हुए, और ये लोग निकल गए अहमद। आगे जाके इन्होंने गाड़ी अपनी साइड में लगाई है तो क्या देखते हैं कि प्रोफेसर शम्स की जो गाड़ी है दूर पड़ी हुई है, और सर प्रोफेसर जो है शम्स वो तड़प रहे हैं। ये तीनों लड़के भागते हुए उनके पास गए हैं। शम्स जो है प्रोफेसर, उन्होंने इन तीनों को देखा और कहा खुदा के लिए मुझे यहां से उठाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उन्हें नहीं पता कि इन्हीं तीनों ने मुझे हिट किया है। वो कह रहे मुझे यहां से उठाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कह रहे हाँ सर आइए। इन तीनों ने उनको उठाया है प्रोफेसर को और अपनी गाड़ी में डाला है अहमद। अब बजाय इसके कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया। एक ड्राइव कर रहा है, दो पीछे बैठे हुए हैं। सर शम्स को उन्होंने लिटा रखा है, और बजाय इसके कि जो सांसें उनकी बाकी थी अहमद, वो उन्होंने सर शम्स का गला दबा के अपनी ही गाड़ी में खत्म कर दिया। सर शम्स को मार दिया इन लोगों ने और सीधा बर्फ खाने के डिपो में ले गए गाड़ी। और जानते हैं अहमद क्या किया? क्या? वो डेड बॉडी को, जिसमें तुमने देखा होगा बर्फ जो सिलिए निकलती है, पूरा एक वो उसका फ्रेम बना होता है। हाँ। लोहे का फ्रेम होता है जिसमें से बर्फ बाहर आती है। उन्होंने क्या किया, एक खाली फ्रेम के अंदर जिसमें बर्फ डलती है, उसके अंदर वो डेड बॉडी डाली, और जहां बर्फ बनती है वो बॉक्स को उस खाने में एडजस्ट कर दिया, और यहां से ये तीनों निकल गए अहमद। बॉडी को वहां रख के बाहर निकले हैं, और तीनों ने ये प्लान किया कि देखो कुछ भी हो जाए, हम तीनों में से कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। उन्होंने बोला ठीक हो गया, हम मरते मर जाएंगे लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। और ये भी सोच लिया होगा कि अब प्रोफेसर शम्स तो है ही नहीं, है ही उनको नहीं। मारेगा कौन क्लास के कौन सामने? मारेगा? अब हमें कौन जलील करेगा क्लास के अंदर? अहमद, अब इन तीनों ने प्लान बनाया कि देखो अभी मामला ताजा ताजा है, एक काम करते हैं, हम लोग हफ्ते के लिए कहीं डम हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाओ, ना यूनिवर्सिटी जाओ, ना किसी से मिलो, ना किसी से जुलो। उससे यह होगा कि एक हफ्ते के बाद हमें सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा। अहमद, ऐसा ही होता है। ये एक हफ्ते यूनिवर्सिटी भी नहीं गए, बिल्कुल डम चाल में, ये बिल्कुल किसी से भी नहीं मिले। अब क्या होता है, एक हफ्ते के बाद ये तीनों प्लान करके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। जब मामला थोड़ा ठंडा मामला थोड़ा धीरे हो गया, अब ये यूनिवर्सिटी गए, जो अपने क्लास फेलो जो होते हैं, ये उनसे मुलाकात हुई, हेलो हाय सबसे हुआ। अब इन्होंने पूछा, बोले भाई और सुनाओ सब खैरियत? बोले हाँ फर्स्ट क्लास। अब इनसे जो इनके क्लास फेलो में पूछ रहे हैं, अरे भाई एक हफ्ता गायब रहे तुम लोग, खैरियत थी? तीनों। बोला हम लोग आउटिंग पे थे। बोले अच्छा हाँ भाई आप लोग आउटिंग पे जा सकते हैं। बोले फिर? बोला हाँ सब खैरियत है। बोले पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? दूसरे लड़के कह रहे हाँ भाई पढ़ाई हो रही है। इन्होंने पूछा यार सर शम्स बहुत गुस्सा करते हैं, उनकी सुनाओ वो कैसे हैं? तो क्लास फेलो ने बताया कि भाई इत्तेफाक देखो कि एक हफ्ते से तुम भी नहीं आ रहे और एक हफ्ते से प्रोफेसर शम्स भी नहीं आ रहे। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा है और कह रहे हैं अपने क्लास फेलो से, तो फिर वो जो पीरियड लेते हैं सर शम्स, उनकी जगह कौन पीरियड ले रहा है? हाँ। तो लड़कों ने कहा जो क्लास फेलो हैं, वो कह रहे हैं उनका पीरियड कौन लेगा? कोई भी नहीं, वो पीरियड खाली जाता है। कहते हैं अच्छा प्रोफेसर का पीरियड खाली प्रोफेसर का पीरियड वो खाली जा रहा है। इस इंतजार में क्या हो सकता है प्रोफेसर साहब आज आ जाए, कल आ जाए, इसी चक्कर में वो पीरियड कोई नहीं ले रहा। बोले अच्छा। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक वो होती है ना एक मुस्कुराहट, जिसको हम कहेंगे एक बनावटी ठंडी आह। हाँ, कि हमने उनका काम उतारा है तो वो कैसे आ सकते हैं, यही सोच के ये क्लास में जाके बैठे हैं अहमद। अब ये यूनिवर्सिटी में बैठे अपनी क्लास में। हाँ। पहला लेक्चर शुरू हुआ, लेक्चर इख्तिताम हुआ, खत्म हुआ पहला लेक्चर। सेकंड शुरू हुआ, जो दूसरे टीचर आए चेंज हुए, सेकंड लेक्चर भी फारिग हुआ। अब जब ये तीसरा लेक्चर शुरू होने लगा है, जैसे ही शुरू होने वाला है, तो जानते हो अहमद ये तीसरा लेक्चर कौन देता था? हाँ, प्रोफेसर शम्स। प्रोफेसर शम्स, वेरी गुड। अब ये यही सोच रहे हैं कि एक हफ्ते से तो ये तीसरा लेक्चर हो ही नहीं रहा, तो मे भी आज भी नहीं होगा, यानी सर शम्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो मार दिया इन्होंने। उनको तो इन्होंने मारा है। यही सोच के तीनों बैठे हुए हैं कि तीसरा लेक्चर नहीं होने वाला। अहमद, क्या होता है कि क्या देखते हैं
इन तीनों की नजरें गेट के ऊपर हैं। क्या देखते हैं कि सर शम्स इंटर हो रहे हैं। अब जो इन्होंने सर शम्स को देखा तो ये तीनों एक दूसरे को देख के एकदम हक्का बक्का हो गए। सर शम्स इंटर हुए, पूरी क्लास खड़ी हुई है। पूरी क्लास खड़ी हुई, सब बैठ गए, ये तीनों सख्ते में खड़े हुए हैं। तो सर ने इनसे कहा, सर शम्स इनसे मुखातिब है, कह रहे भाई क्या हुआ, आप तीनों क्यों नहीं बैठ रहे? तो ये एकदम झुंझुला गए, बोले हाँ सर। तीनों बैठे, सर इनके करीब आए। सर शम्स कहने लगे मैं जानता हूं कि आप तीनों बहुत शरारती हो और की ना तुमने शरारत। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और शम्स को देख रहे हैं, प्रोफेसर शम्स को। कह रहे तुमने की ना शरारत कि सब बच्चे बैठ गए और तुम ना बैठे। तुम शरारती हो और तुमने जो करना था वो तो तुम कर ही चुके हो। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अहमद, लेकिन इन्होंने तो यकीनी तौर पे प्रोफेसर शम्स को मार दिया। मारा है, बिल्कुल मारा है। मैं आगे बता रहा हूं कि ये क्या होना है। अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अहमद, सर शम्स ने पूरा लेक्चर खत्म किया है, क्लास से बाहर निकल गए। पीरियड खत्म हुआ, यूनिवर्सिटी से ये लोग तीनों बाहर आए। अब बाहर आने के बाद ये कह रहे हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है कि हमने प्रोफेसर को अपने हाथ से मारा, अपनी गाड़ी से हिट किया, बची कुची सांसें जो थी वो हमने उनका गला दबा के खत्म कर दी गुस्से में। लेकिन जब हमने क्लास ज्वाइन की है तो प्रोफेसर शम्स उन्होंने आके बाकायदा लेक्चर दिया है और हमसे बात भी की है। ये कैसे हो सकता है? अहमद, ये सीधा उस बर्फ खाने में गए जहां इन्होंने सर शम्स की डेड बॉडी रखी हुई है। हाँ, क्योंकि वो तो आ गए, ये तीनों डर गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तीनों बर्फ खाने पहुंचे। बर्फ खाने पहुंचने के बाद अब जैसे ही वो बाहर निकाला है, वो जो फर्मा था, बर्फ सिल्ली जो बनाता है, फर्मा बाहर निकाला है अहमद, तो क्या देखते हैं कि सर शम्स उसमें वैसे ही है जैसे उन्होंने उनको वहां छोड़ा था। ये तीनों ने देखा और एकदम तीनों चीख मार के पीछे हो गए कि ये क्या माजरा है। तो वहां कौन है? वो जो कह रहे यूनिवर्सिटी हैं में कि जब ये यहां है तो वो क्लास में कौन था? हाँ। अहमद, यही सोच के ये तीनों अपने अपने घर गए। इनकी रात भारी हो गई अहमद। तीनों अपने अपने घर पे रात गुजारना मुश्किल हो गई। सारी रात जाग के गुजारी इन्होंने तीनों ने, यही सोचते हुए कि ये हुआ क्या है। हाँ। खैर, इनकी सुबह अहले फजर आंख लगी होगी। अच्छा, इत्तेफाक देखो कि नेक्स्ट डे संडे है। अब संडे यूनिवर्सिटी ऑफ है। ये अपनी नींद सो के उठे हैं। इनमें से एक जिसके बाप का वो बर्फ कारखाना है, हाँ। जिसके बाप का वो बर्फ कारखाना है, हाँ। उनमें से एक हस्ब दस्तूर वो अपनी टाइमिंग से उठा है। संडे का दिन है, वो अपने मस्ती में उठ के अब ऊपर से नीचे आ रहा है नाश्ते के हवाले से। हाँ। ये ऊपर से नीचे उतर रहा है। अब ये नीचे पूरा उतर भी नहीं पाया है कि क्या देखता है कि डाइनिंग पे इसके बाप के साथ सर शम्स बैठे हुए बात कर रहे हैं। इसने जो देखा, बजाय नीचे उतरता ये वापस ऊपर, इसने ये देखा कि सर शम्स मेरे घर में क्या कर रहे हैं। इसने कॉल मिलाई अपने दोस्त को। कॉल मिला के उससे बोलता है कि प्रोफेसर शम्स यहाँ बैठे हुए हैं। कि सुन। उससे बोला हाँ क्या हुआ, क्यों परेशान है? कितना परेशानी की तो बात है। बोला मैं भी तुझे कॉल करने वाला था। वहां से वो कह रहा है पहले मेरी सुन। बोला हाँ बोल। बोला मैं भी नीचे उतर रहा था। हाँ। तो मैंने क्या देखा कि सर शम्स अब्बू के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो जानते हो जिसको इसने कॉल मिलाई है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये पूछता है क्यों? कहता बेवकूफ, इसीलिए तो मैं तुझे फोन करने वाला था कि सर शम्स मेरे घर पे आए हुए हैं और अब्बू के साथ नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर शम्स एक वक्त पे दो जगह बैठे हुए दो हैं? जगह नहीं, 3 जगह बैठे हुए हैं। क्यों? कि इन्होंने तीसरे को भी कॉल की कि उसको भी आगाह करें कि हमारे साथ क्या मामला चल रहे हैं। हाँ। जब तीसरे को कॉल की तो तीसरे ने फोन रिसीव किया। उसने बोला हेलो। बोला हाँ कहाँ? बोला हम दोनों के साथ तो ये मामला थे। बोला कैसे? बोला जब मैं नीचे उतर रहा था तो मैंने देखा कि सर शम्स अब्बू के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो दूसरा बोल रहा है कि यही मेरे साथ हुआ। मैं जब अब्बू के पास मिलने के लिए अब्बू के पास गया हूं नीचे, तो मैंने क्या देखा कि सर शम्स अब्बू के साथ बैठे हुए बड़े खुशगप्पों में मशगूल हैं। कहता है ये कैसी बात है? कह रहा है मैं भी यही जानता हूं कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ? कह रहे क्या हुआ, तू क्यों नहीं बता रहा? कह रहा है मैं क्या बताऊं कि मैं जैसे ही सो के उठा हूं और आंखें मसलता हुआ मैं अपने कमरे से बाहर आया हूं
तो क्या देखता हूं कि सर शम्स बैठे हुए मेरे घर में अखबार पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है अहमद, ये तीनों ने एक दिमाग होकर एक फैसला किया। बोलता हो सकता है ये हमारा वहम हो या हमारे साथ कोई खिलवाड़ हो रहा। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोला एक काम करते हैं, ये सर शम्स की टेंशन से ही कहीं निकलते हैं यार, क्योंकि हम जब तक यहां रहेंगे ये हमें टेंशन मिलती रहेगी। हम एक काम करते हैं, हफ्ते 15 दिन के लिए कराची से बाहर चलते हैं। कहता ठीक है। अब ये तीनों ने प्लान बनाया है अहमद, गाड़ी निकाली अपनी बड़ी, गाड़ी में बैठे हैं, एक ड्राइव कर रहा है, लड़के दोनों बैठे हुए, तीनों ये पूरी गाड़ी के अंदर बैठे हैं और पीना पिलाना गाड़ी में ही चल रहा है। नशे में बड़े बाप की औलादे हैं अहमद। अब हाईवे पे गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, तकरीबन कुछ 4-4.5 घंटे गाड़ी ने ड्राइव किया है। जब गाड़ी चलने के बाद 4 घंटे के बाद जब मेन रोड पे पहुंचे हैं तो डाइवर्जन आ गया। वहां कह रहे हैं कि जी आगे काम जारी है, तो उसके लिए आपको कच्चे से जाना पड़ेगा। इन्होंने सोचा कि यार अब रोड के ऊपर काम जारी है तो क्या करें? बोले कोई नहीं, कच्चे से चलते हैं। इन्होंने गाड़ी कच्चे में उतार लिया। अब गाड़ी कच्चे में उतार लिए, अब ये कच्चे के रास्ते जा रहे हैं अहमद। रात बिन्नौट रात हुई भी है, बारिश हो रही है और दूर तक अंधेरा, सिर्फ इनकी हेडलाइटें जल रही हैं। जा रहे हैं, तकरीबन कोई 15-20 मिनट कोई गाड़ी चली है अहमद। उसके बाद इनकी गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया है, गाड़ी बंद हो गई। इन्होंने सलफ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये तीनों गाड़ी से उतरे, बोनट खोला, बैटरी वैटरी चेक की, उसके बाद आके फिर सलफ मारा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये तीनों खड़े हुए सोच रहे हैं कि यार अब इस जंगल में हम जो खड़े हुए हैं, यहां रात में हमारी मदद को कौन आएगा? और हमें तो जाना है आगे, अगर गाड़ी खराब रही तो हम तो आगे भी नहीं जा पाएंगे। ये सोच के ये बातें ही कर रहे हैं तीनों, तो क्या देखते हैं, दूर से हेडलाइट नजर आ रही कि कोई गाड़ी इनकी तरफ आ रही है। ये यही सोच रहे हैं कि इन्होंने भी वो डाइवर्जन देख लिया होगा, हाँ। तब जाके इन्होंने ये रोड ज्वाइन किया है। यही सोच के ये अपनी गाड़ी के पास खड़े हैं। अब वो गाड़ी इनके करीब आई है, इन्होंने उस गाड़ी को हाथ दिया है, लिफ्ट के हवाले से, कोई मदद के हवाले से इन्होंने गाड़ी को हाथ दिया। गाड़ी इनसे थोड़ा सा आगे जाके रुक गई है अहमद, रुकी है, गाड़ी ने रिवर्स लिया है। याद रहे कि रात का टाइम है अहमद, बारिश हो रही है। तो क्या होता है, जैसी गाड़ी रिवर्स होके पीछे इनके पास गाड़ी ने ज्वाइन किया इन लोगों को, तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया और एक आवाज आ गई कि आओ अंदर आ जाओ। ये तीनों गाड़ी के अंदर बैठ गए अहमद, क्योंकि बारिश हो रही थी। ये गाड़ी के अंदर बैठे, दरवाजा बंद किया है। अब गाड़ी में बैठे ये सोच के कि चलो कोई नहीं, हम आगे जाके देख लेंगे, कोई मैकेनिक मिला तो उसको लेकर आएंगे, या जैसा भी मामलात होते हैं हम इनके साथ वो गाड़ी में तो बैठ गए कि हम कम से कम इस जंगल को तो क्रॉस मार जाएंगे। बोले गाड़ी वो तो देखे जाएगी। अब बड़े बाप की औलादे हैं, गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे हुए, अब तीनों बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि अब हमें करना क्या है। तो अचानक इन्हें एक आवाज आती है कि कहां जाओगे? ये कहते हैं आप कहां तक जाएंगे? कह रहे हैं मेरा सफर तो बहुत लंबा है। वो है कौन? इन्होंने देखा नहीं है अभी कोई देखा नहीं है। वो ड्राइव कर रहा है, उसके शटर पड़ा हुआ है अहमद, बिल्कुल हुड वाला, और वो गाड़ी चला रहा है। कोई IQ नहीं मिले हैं किसी के भी। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ गाड़ी चला रहा है और पूछ रहा है कि कहां जाओगे? लड़कों से पूछा, लड़कों ने बोला हमें तो बहुत दूर जाना है। लड़के इससे पूछ रहे हैं कि आप कहां तक जाएंगे? तो जानते हो जो ड्राइव कर रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है मेरा सफर तो बहुत लंबा है, और इतना लंबा सफर है जहां सबको जाना है मुझे भी वहीं जाना है। ये तीनों कह रहे हैं हम समझे नहीं। अब जब इन्होंने कहा कि हम समझे नहीं, तो उसने अपना हुड हटाया है अहमद। हुड हटाने के बाद जो इनकी तरफ घूमा है, तो जानते हो ये शख्स कौन है? ये प्रोफेसर शम्स हैं। इन तीनों ने देखा तो तीनों चीख मार के एकदम पीछे हो गए। तो प्रोफेसर शम्स हंस रहे हैं, कह रहे हैं क्यों, क्या हुआ? इन्होंने सोचा कि हम चलती गाड़ी से कूद जाते हैं, हाँ। यही कर सकते थे। अब जो गाड़ी का लॉक खोला अहमद, खुलना थोड़ी था, वो लॉक खुलना नहीं था और खुला भी नहीं। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन लॉक नहीं खुल रहा है। और सर कह रहे हैं, शम्स सर जो है प्रोफेसर, वो कह रहे हैं कितनी ही कोशिश कर लो खुलेगा नहीं। क्यों? कि जिस गाड़ी में तुम बैठे हो ये तुम्हारी आखिरी आराम गाह तक तुम्हें लेके जाएगी। ये तीनों कह रहे हैं क्या मतलब? कह रहे हैं हाँ, जहां तुमने मुझे पहुंचाया है ये गाड़ी तुम्हें वहीं पहुंचाएगी। और आओ
आओ, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा हूं। ये कह के स्टीयरिंग से वो शख्स गायब, यानी प्रोफेसर शम्स स्टीयरिंग से गायब हो गए। अब इन्होंने स्टीयरिंग कवर करने की कोशिश की कि हम स्टीयरिंग को कवर कर लें। अहमद, इन तीनों में से एक आगे स्टीयरिंग पे बैठा है, लेकिन स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं है, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में नहीं है। ना तो एक्सीलेटर काम कर रहा है, ना गियर काम कर रहा है, ना स्टीयरिंग काम कर रहा है। गाड़ी अपनी मर्जी से मंड रही है अहमद, और ये तीनों चीख रहे हैं, बजाय इसके कि गाड़ी कहीं रुकती, कहीं लगती। कुछ नहीं, गाड़ी सीधी जाके खाई से नीचे गिरी है। और जानते हो फिर क्या हुआ? क्या? एक खबर आई दूसरे दिन, एक खबर आई कि 3 नौजवानों की लाश पहाड़ के चट्टानों में से मिली है। न जाने वो 3 नौजवान कौन थे, ये खबर में आया। लेकिन वो तीनों नौजवान वो थे कि जिन्होंने सर शम्स के साथ जो किया, वही उन तीनों को भी भुगतना पड़ा अपनी ही मौत की सूरत में। ओए होए होए होए। और आप ये देखें ना कि उन तीनों ने ये सब किया क्यों? सिर्फ उस्ताद की थोड़ी सी डांट पर। और उस्ताद की डांट से नाराज? उस्ताद तो बाप का दर्जा रखता है। माँ बाप सिर्फ पैदा करते हैं। मैं जो समझता हूँ, मेरा अपना तज्जिया है कि वालिदैन पैदा करते हैं, लेकिन जो उस्ताद होता है वो तुम्हें जीने का ढंग सिखाता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। वो उस्ताद ही होता है, वो टीचर की सूरत में हो, वो किसी उस्ताद की सूरत में हो, लेकिन वो तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है वो तमाम ढंग सिखा रहा होता है। और अगर उस पर मैं ये समझ लूं कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरी इंसल्ट हुई, तो ऐसा नहीं है। मानो उनकी बात। हाँ, अब आप देखें ना कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो सुबह 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल में रहता है। स्कूल में कौन होते हैं? सारे उस्ताद। और फिर उसके बाद दिन में मदरसा पढ़ने जाता है तो वहाँ भी उस्ताद होते हैं। फिर ट्यूशन पढ़ने जाता है, वहाँ भी उस्ताद होते हैं। तो माँ बाप से ज्यादा तो वो उस्तादों के साथ और अगर वही उस्ताद थोड़ा सा कुछ कर दें तो ऐसा लगता है कि उनको इंसल्ट हो रही है। बिल्कुल। और फिर आप आदी हो नशे के और बहुत सारा पैसा आपके पास पैसे के नशे तो में फिर किसी को मारना बहुत आसान है। मैं ये समझता हूँ कि होश में कोई किसी को नहीं मार सकता। ये नशा सिर्फ दौलत का नशा है। ये नशा वो नशा है कि जब आप शराब पी लेते हैं तो फिर आपको अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। तो बस जब होश गया तो फिर होश के नाखून कहाँ से आएंगे? ऐसे ही था। वो तीनों शराब पीने वाले थे। वो तीनों मालदार थे। वो तीनों को पैसे का घमंड था। और वो इस चक्कर में थे कि हम कुछ भी कर जाएं, हमारा किसी ने क्या कर लेना है। किसी ने कुछ नहीं किया, खुद ही जिसके साथ उन्होंने किया उसी ने इन तीनों के साथ किया। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर इन तीनों ने प्रोफेसर शम्स को और प्रोफेसर शम्स ने इन तीनों को मार दिया। ऐसे ही। हाय बड़ी इंटरेस्टिंग और सबक आमूज कहानी थी शेख साहब। थैंक यू। अब दूसरी कहानी। अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी ये एक ऐसे शख्स की है जो एक बहुत डकैत है, बहुत बड़ा। हाँ, डकैत। और ऐसा डकैत कि जो छोटे मोटे काम नहीं उतारता। ये डायरेक्ट बैंक डकैतियों का, बैंक रॉबरी का काम है इसका। और मजे की बात यह है कि करता भी अकेला ही है। अकेला इतना एक्सपर्ट है कि ये अकेला पूरे बैंक उड़ा दिए इसने। अब क्या हो रहा है, वक्त गुजर रहा है, लेकिन क्या था अहमद कि ये जो बैंक लूटता था, बैंक लूटने के बाद इसका एक कारनामा ये था कि इसकी नजर में जो गरीब थे, जो जिनको ये समझता था कि ये मुस्तहिक है, ये उन मुस्तहिकों का बड़ा ख्याल रखता था। बैंक लूटने के बाद ये उन गरीबों में भी पुरबाश करता था, जाके उनकी भी मदद करता था। यही वजह थी शायद, मैं समझता हूं कि ये कभी पकड़ा ही नहीं गया। अब जब पकड़ा नहीं गया, शादीशुदा है, बीवी भी है। बीवी इसको हमेशा समझाती रही कि देखें ऐसा कब तक चलता रहेगा। आप ये डकैती करते हैं, लाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर काम उतारते हैं, फिर लाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर बैंक लूट के अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं तब भी वो तो गलत ही है ना? गलत ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बीवी उसको ये समझा रही है, लेकिन मौला को पता नहीं कौन सी ज्यादा पसंद आ जाए। जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, कि उसके पीछे भी कोई राज होगा। बहरहाल बीवी इसको समझा रही है, लेकिन क्या होता है कि इनके यहां बाल बच्चा होने को है। अब जब बाल बच्चा होने को है तो बीवी इससे वादा ले रही है। देखो कितनी मजे की बात। बीवी ने इससे कहा कि देखो, अगर बेटा होता है तो जो तुम्हारी समझ में आए वो कीजिए, लेकिन अगर बेटी होती है
तो फिर आपको ये तमाम काम छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? कि कल को बेटी जवान होगी, उसके रिश्ते के लिए लोग आएंगे, तो वो पूछेंगे तो उन्हें हम क्या बताएंगे कि आप क्या करते हैं? ये कहता ठीक है, ये तेरा मेरा डन हो गया कि अगर बेटी हुई तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, और अगर बेटा हुआ तो कोई नहीं है, मैं ये काम जारी रखूंगा। कहती है ठीक है। अहमद, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो क्या हुआ कि इनके यहां बेटी की विलादत हुई। अब जब बेटी पैदा हो गई तो हस्ब दस्तूर बेगम से किया हुआ वादा, बेगम ने इससे कहा कि अब तो आपकी बेटी हो गई है, आपने मुझसे वादा किया है कि आप अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम शर्मिंदा हो जाएं। उस ऐसी बात है, जब पैदा होके बेटी गोद में रखी होगी तब भी इंसान की कुछ फीलिंग्स होती हैं। अहमद ऐसे ही हुआ। उसने क्या फैसला किया? कहता है एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये शहर छोड़ देते हैं। अहमद, अब चूंकि ये शहर छोड़ेगा तो बैठक भी चेंज हो जाएगी, माहौल भी चेंज हो जाएगा। ये अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। अब यहां एक नए सिरे से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी इसने कि अब एक साफ सुथरा आदमी हूं, मैं वो नहीं हूं जो था। अब ये मेहनत मजदूरियों में लगा हुआ है, सिलसिला चल रहा है, जिंदगी गुजर रही है, मजदूरी कर रहा है। एक ऐसा आदमी जो झटके में पैसे लाने वाला हो और मजदूरी पे लग गया हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसको तो आदत है बहुत सारे देखने की। उसके पास अगर थोड़े से होंगे तो उसको अजीब लगेगा, लेकिन बेटी की मोहब्बत है, उसने वो तमाम काम छोड़ दिए जो बुरे थे। अब ये मजदूरी में लग गया है, जमा कर रहा है। अब क्या होता है, जहां बेटियां होती हैं अहमद, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि बेटी जब परवान चढ़ती है, जवान होती है, उसके रिश्ते के लिए भी लोग आते हैं, उसका रिश्ता भी करना होता है। ऐसा ही हुआ, ये पीरियड गुजरता चला गया और इसी पीरियड में बेटी जवान हो गई है। हाँ। अब जब बच्ची जवान हो गई है तो इनको बच्ची के रिश्ते की फिक्र लग गई कि बेटी को रुखसत भी करना है। क्या होता है कि इसने शहर बदली किया है। हाँ। अब जब नए शहर गया है तो वहां जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि ये क्या था, उन्हें ये पता है कि ये क्या है, सिर्फ ये जानते हैं। उन्होंने देखा कि बच्ची बहुत अच्छी है, किसी लड़के की नजर पड़ी इनकी बच्ची में, उसने अपने घर वालों को इनके घर भेजा कि जाओ अम्मा, आप जाके बात करो, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। हस्ब दस्तूर वो लड़के वाले इनके घर आए, बच्ची को देखा, बच्ची पसंद आई, वो अपने बेटे की तस्वीर साथ लाए। बेटे की तस्वीर जब उस बेटी को दिखाई है, उसको भी कोई लड़का अच्छा लगा। इन दोनों में ये डिसाइड हो गया कि हाँ भाई हमें मंजूर है। बोला ठीक है। अब ये पूछ रहा है लड़के वालों से, इसके माँ बाप बैठे हैं, लड़के वाले सामने बैठे हैं, उनसे ये पूछ रहा है कि देखो भाई, बच्ची तो हमारी है, हमारी बच्ची की भी रजामंदी है जैसे आपके बेटे की रजामंदी है, तो आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? तो लड़के वाले कह रहे हैं भाई डिमांड क्या होगी, वही जो जमाने का दस्तूर है। ये पूछ रहा है क्या मतलब? कहती है, लड़के की मां कह रही है देखो भाई, हमें 5 लाख रुपए कैश और एक 125 की चाबी, जो नई गाड़ी हो 125, वो हमारे बेटे को आपने सलामी में देनी है। ओ, ये अपनी बीवी की तरफ देखता है और कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी मां लड़के की खड़ी होती है, कहती है अगर आपको मंजूर हो तो हमें आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या करना है, हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं। ये बोल के और गए, लड़के वाले चले गए। अब ये अपनी बीवी के साथ मुखातिब हुआ, कहता देखो देखो ये कैसे लोग थे, यानी ये लालची लोग हैं, और मैं अपनी बेटी की शादी वहां कर दूं जो लालच से भरपूर भरे हुए, यानी 5 लाख रुपए और एक 125 की चाबी उन्हें सलामी में चाहिए अपने बेटे के लिए। क्यों दूं मैं? तो लड़की अंदर से आती है और अपने मां बाप से कह रही है कि अब्बा, जब आपने मुझे रुखसत करना ही है तो वो जो लड़के का रिश्ता आया है, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा रिश्ता आए, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। जानने के बावजूद कि उन्होंने ऐसी डिमांड की है। वो ही लड़की ने ये अपने बाप और मां से कहा है कि मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। ये बोल के लड़की अंदर चली गई। अब इसकी मां लड़की की इसको देख रही है, इसके बाप को, कि अब हम क्या करेंगे। ये अपनी बीवी से कह रहा है कि देखो, मैं ना चाहते हुए भी मैं कितनी ही कोशिश कर लूं,
लेकिन मैं इतने पैसे जमा नहीं कर सकता, और एक नई गाड़ी जो मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है, मैं कैसे कर सकता हूं मजदूरी से? मैं अकेला करने वाला हूं, और बच्ची कह रही है कि वहीं शादी करनी है। तो अपनी बीवी से कह रहा है सुनो, मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मानोगी? कहती क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं आखिरी बार, एक दफा आखिरी बार अपनी बेटी के लिए मुझे तू इजाजत दे दे कि मैं एक डकैती और कर लूं। बीवी कहती है नहीं, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी, तुम तो तौबा कर चुके हो, और तौबा किए हुए भी टाइम हो गया, अब तो न जाने क्या हो गया होगा। अब आप अगर ये काम दोबारा करने जाएंगे तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मेरा दिल डर रहा है। वो कहता तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस काम का एक्सपर्ट हूं। फिर बैंक लूटने जा रहा है। फिर बैंक एक लूटूंगा अपनी बेटी के लिए, बेटी के जहेज के लिए। तो इसकी बीवी नीचे सर करके बैठ गई है। जानते हो क्यों? उसकी रजा शामिल हो गई अहमद। बेटी के घर जो रजा शामिल हो गई, बेटी की ख्वाहिश के आगे उसने सर झुका दिया उसकी मां ने। ये खड़ा हुआ अहमद, और यही सोच के खड़ा हुआ कि बस मैं ये एक आखिरी काम और कर दूं। आखिरी काम तो वो पहले कर चुका, लेकिन उसको फिर मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, किसी की वजह से। अपनी जात के लिए नहीं कर रहा है, ये किसी की वजह से कर रहा है जिन लोगों ने डिमांड की है। अहमद, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। ये बैंक गया है, ये बैंक जाके इसने वही किया जो वो पहले करता रहा है। किस तरीके से उसने बैंक का वो काम उतारा है अहमद। ये बैग भरा इसने अहमद बैंक में, और बैंक से ये पूरा बैंक फारिग करने के बाद ये बैंक लूट के बाहर निकला। यानी कामयाबी से बैंक लूटा। एक्सपर्ट है पहले से वो। ये बैंक से फारिग होके जैसे ही बाहर निकला है, अब चूंकि ये बाइक पे नहीं है, ये बाहर निकला, इसने देखा है कि रक्षा इसके सामने से गुजर रहा है। अहमद, ये दौड़ता हुआ उस रक्षे में बैठता। इससे पहले कि उस रक्षे में बैठता, बैंक का जो गार्ड बैठा हुआ है उसने लोड की है, और लोड करके इसको गोली मारी है। गोली जैसे ही मारी अहमद, ये रक्षे में बैठते बैठते गोली इसके बाजू पे लगी है। ये जैसे ही रक्षे में बैठा है अहमद, चूंकि इसे गोली लग चुकी है और रिवॉल्वर इसके भी हाथ में है, इसके भी हाथ में। इसने रक्षे वाले को बोला कि बस चलाता रहे। रक्षे वाला स्पीड मार रहा हो। अब इसे अंदाजा हो गया कि मैं बच नहीं सकूंगा। क्यों? कि बैंक के गार्ड ने मुझे गोली मारी है, तो यकीनन पुलिस मेरे पीछे होगी। इसने क्या किया? इसने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला है, रक्षे वाले को दिया है, और रक्षे वाले को यह बोल के उसके हाथ में दिया कि सुन, ये जो बैग रखा हुआ है तुझे इस पते पर पहुंचाना है। बस ये उसके हाथ में दिया, और ये चलते रक्षे से उतर गया है। क्या सोच के मालूम? कि अगर पुलिस मेरे पीछे आई तो मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा पुलिस को, ये पैसे भी चले जाएंगे। इसलिए वो रक्षे से उसने वो अपने एड्रेस की पर्ची रक्षे वाले को दी कि ये इस एड्रेस पर ये बैग तुझे पहुंचाना है। बस ये बोल के ये चलते रक्षे से उतरा है। अब रक्षा सीधा गया है और ये इधर गया है। तो पुलिस जो पीछे थी, जो गार्ड ने गोली मारी, उसको वॉच करते हुए पुलिस पीछे आ रही थी। पुलिस ने देखा कि एक शख्स भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भागी है। अब जब पीछे भाग रही है, ये आगे भाग रहा है, पीछे पुलिस है। पुलिस ने एक और गोली मारी है जो इसकी पीठ पे आगे लगी है। ये गिरा है, ये गिरा। पुलिस जैसे ही इसके करीब पहुंची है, ये मर गया है, इसकी जान निकल गई। पुलिस ने वहां जाके इसको देखा है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने चारों तरफ उसके इर्द गिर्द ढूंढ मारी है कि वो बैग कहां है जो ये बैंक से लेके निकला है। वो बैग मिलता कैसे? वो तो रक्षे वाले को दे दिया जो लेके चला गया। अब जानते हो क्या हुआ? वो रक्षे वाला, वो जो उसने रक्षे में बैठ के जो उसको रिवॉल्वर दिखाई है कि सीधा रक्षा चला, वो रक्षे वाला कांप रहा है बुरी तरीके से। बजाय इसके कि वो कोई और भाड़ा उठाता, उसने घर जाना गनीमत जाना, वो सीधा अपने घर गया है, रक्षा खड़ा किया और अंदर वो बैग उठा के सीधा अपने घर में चला गया। और कांप रहा है वो रक्षे वाला, ये सोच के कि वो जो शख्स बैठा था उसके गोली लगी। उसने मुझे बंदूक दिखाई और मुझसे कहा कि ये तुझे एड्रेस पर ये बैग पहुंचाना है, तो इस बैग के अंदर क्या है जो मुझे पहुंचाना है? ये तजस्सुस में है अहमद। ये अपने घर में है रक्षे वाला। इसने वो बैग उठाया है, अपने सामने रखा है और बैग की जिप खोली है। अब जैसे ही जिप खोली है अहमद, तो वो बैग में देख रहा है कि 5-5 हजार की गड्डियां बनी हुई, उसके अंदर नोटों के बंडल हैं।
इसने जो देखा ये बैग से दूर होके बैठ गया कि ये क्या, ये तो पैसे हैं। अहमद अब ये समझ गया कि वो जो शख्स मेरी गाड़ी में बैठा था, मुझे जो बैग दे के गया, वो बैंक लूट के आ रहा था। ये रक्षे वाले की ये समझ में आ गया है, लेकिन करना क्या है, बजाय इसके कि ये बैग उस एड्रेस पे पहुंचाता जो पर्चा उसने उसे पकड़ाया था रक्षे में। हाँ, उसे ये भी याद होगा कि इसने मुझे एक एड्रेस भी दिया था, एड्रेस पहुंचाने की को कहा पर्ची था। दी थी जो मुझे ये बैग वहां पहुंचाना है। लेकिन अगर गरीब एक साथ इतना नोट देख ले अहमद, जिसने कभी एक साथ बहुत सारे नोट ना देखे हों, और वो बैग खोले तो उसमें बंडल नोटों के नजर आ रहे हों, तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो उस रक्षे वाले ने किया। जानते हो क्या किया? क्या? बजाय इसके कि वो उस एड्रेस पे पहुंचता है अहमद, कुछ नहीं, उसने वो बैग को डम कर दिया और हस्बे दस्तूर लोगों को शक ना हो जाए, अपना रक्षा रूटिंग में चला रहा है। अब रूटिंग में रक्षा चला रहा है कि लोगों को शक ना हो जाए। क्या होता है? अचानक पैसे कहां से? हाँ, कि अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। हस्बे दस्तूर ये अपना रक्षा चला रहा है। इसी रक्षा चलाने के दौरान ये क्या होता है कि अपनी जगह से काफी दूर इसने एक बिल्डिंग का सौदा किया। पूरी एक बिल्डिंग परचेस की है, छुप के कि किसी को पता भी ना चले। पूरी एक बिल्डिंग खरीद ली है उन्हीं पैसों से जो वो बैग में थे। पूरी बिल्डिंग खरीदी है अहमद। बिल्डिंग खरीदने के बाद वो बैग खत्म नहीं हुआ, बैग अभी भी है, उस बैग के अंदर पैसे अभी भी हैं। लेकिन ये रक्षा चला रहा है यही सोच के कि कई लोगों को मुझ पे शक ना हो जाए कि इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। यही समझ के इसने अपने इलाके से बहुत दूर एक बिल्डिंग का सौदा करके बिल्डिंग खरीद ली। अब क्या होता है हस्बे मामूल, जब आदमी कोई इस किस्म के काम करता है तो उसका सुकून गारत हो जाता है। ऐसा ही हुआ। अब ये रक्षे वाले को चैन नहीं है। इसने कर तो दिया जो करना था, जहां पहुंचाना था पैसा वहां नहीं पहुंचाया। इस बात का नुकसान क्या हुआ मालूम? क्या नुकसान यह हुआ कि वो जो रिश्ता लेकर आए थे इनके घर लड़की के लिए, वो लड़की के घर जाते हैं। इसी गैप में वो लड़की के घर गए और लड़की की मां से जाके बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम तो आपके जवाब का इंतजार करते रहे, लिहाजा आपने कोई जवाब ना दिया तो हम समझ गए कि आप इतने पैसों का इंतजाम भी नहीं कर सकते और गाड़ी भी नहीं दे सकते, तो लिहाजा हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझो। वो कहती है नहीं, खत्म ना करें। अरे भाई, मैंने तो करनी है और इनके अब्बा कोशिश में लगे हुए हैं। तो उसकी मां, वो जो लड़के की मां है, वो कहती है नहीं, हमने अपनी तरफ से खत्म कर दिया, अब चाहे तुम कुछ भी समझती रहो। ये बोल के वो बाहर निकली है तो वो लड़की बाहर आई है और अपनी मां से मुखातिब हुई है कि अम्मी, अब्बा तो गए और न जाने कहां गए और पता नहीं कब आएंगे। अगर मेरी यहां शादी ना हुई तो मैं अपने आप को मार लूंगी। ये कह के अहमद अपने कमरे में गई है और पंखे से लटक गई है अहमद। उस लड़की ने सुसाइड किया, खुदकुशी की, ये सोचकर मेरी शादी यहां हो नहीं सकती। जिस तरह उस लड़के की मां मना करके गई है, वहां मेरी ये शादी हो नहीं सकती और मेरा बाप इतने पैसों का इंतजाम कर नहीं सकता। उसे नहीं पता कि उसका बाप कहां गया हुआ है, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ इस बात का इल्म उसकी बीवी को है। अहमद, वो मर चुका है। उफ, लड़की अंदर गई है, उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया है, मार लिया खुद को, अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर ली है। अब जब सुसाइड कर ली है, लड़की भी मर गई है, वो भी मर गया, यानी लड़की का बाप जो बैंक डकैती में मारा गया। अब रक्षे वाले का दिन गुजर रहे हैं तो क्या होता है, ऐसे ही एक दिन रात को 2 बजे का टाइम है अहमद, 2 बज रहे हैं, सन्नाटा है और ये रात को रक्षे वाला सन्नाटे में से गुजर रहा है क्योंकि इसने अपना काम नहीं छोड़ा, रक्षा ये प्रॉपर चला रहा है। ये रात को आ रहा है अपने घर के लिए, रक्षे वाला 2-2:30 बजे का टाइम है, घर के लिए निकला है तो क्या देखता है, सन्नाटे में एक खातून खड़ी हुई है। काले बुर्खे में एक खातून है जिन्होंने हाथ दिया, रक्षे वाले ने उसके बराबर में रक्षा लगाया है और उसको इशारा किया है कि बैठ जाओ। वो अंदर बैठ गई। वो जो खातून थी रक्षे के अंदर बैठ गई है। रक्षा चला। अब रक्षे वाले ने पूछा उससे कि कहां जाओगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां जाओगी? उसने हाथ बढ़ाया। अहमद, जो खातून पीछे आके बैठी हैं, उसने हाथ बढ़ाया और रक्षे वालों को एक पर्ची पकड़ा रही है। पर्ची पकड़ा रही है और सिर्फ इतना कह के कि मुझे इस एड्रेस पर पहुंचा दो। वो रक्षे वाले ने वो पर्ची पकड़ी है और जैसे ही एड्रेस चेक किया है, तो जानते हो वो एड्रेस कौन सा है? कौन सा? वो एड्रेस वही है जो एड्रेस उस शख्स ने दिया था बैग रखते वक्त कि ये बैग तुम इस घर पे पहुंचा देना। ये वही पर्ची ये औरत उस रक्षे वाले को पकड़ा रही है कि मुझे इस पते पर पहुंचा दो। रक्षे वाले ने जो देखा तो ये एकदम घबराया कि ये तो वही एड्रेस है। अब जो पीछे घूम के देखता है तो वो खातून नहीं है। रक्षे में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अब ये रक्षा चला रहा है और कांप रहा है। जब कांपता हुआ आगे रक्षा लेके गया है अहमद, रात का सन्नाटा है, रक्षे की हेडलाइट में क्या देखता है कि एक सामने जख्मी शख्स खड़ा हुआ है। चलते रक्षे के सामने? चलते रक्षे के सामने एक शख्स आके खड़ा हुआ है। इसने फौरन ब्रेक मारा। अब जब ब्रेक मारा है तो वो शख्स के ब्लड निकल रहा है, खून गिर रहा है अहमद, और वो शख्स इसके बराबर में आया है रक्षे के। ये शख्स कौन है? ये शख्स कौन है? ये शख्स वही है अहमद जिसको पुलिस ने गोली मारी है, जो जख्मी था, इसके रक्षे से उतर के भागा और पुलिस ने जिसको शूट किया वो बैंक डकैती में मारा गया है। ये वही शख्स इसके सामने आके खड़ा हुआ। ये रक्षे वाले ने इसको देखा। इसको देखने के बाद एकदम अपने रक्षे से उतर गया। रक्षा रोका इसने। ये अपने रक्षे से उतर गया कि तुम तो मर गए हो। कहता है हाँ, मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? मैं तो मर गया हूं। वो मरा हुआ है? मरा हुआ है। कहता हाँ, मैं मर चुका हूं। तो कहता तुम यहां क्या कर रहे हो? कहता है मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं समझा नहीं। कहता समझ में अभी आ जाएगी। मैंने तुमसे कहा था कि ये बैग मेरे घर पहुंचा दो, उस एड्रेस पे जिसकी पर्ची मैंने तुझे पकड़ाई थी। क्या तू वहां गया? इसने कहा नहीं, मैं नहीं गया। कहता क्यों नहीं गया? तेरे ना जाने की वजह से। अगर तू वक्त पर चला जाता और ये बैग मेरे घर दे देता, अरे मैं तो मर ही गया था, लेकिन कम से कम मेरी बच्ची बच जाती, उसका घर बस जाता, मेरी बच्ची अपने घर की हो जाती। तेरे ना जाने से मेरी बेटी ने खुदकुशी की। मैं तो मरा ही मरा, मेरी बेटी भी मरी और मेरी बीवी बेवा हो गई, सिर्फ तेरे ना जाने से। उसका जीने का आसरा वो बच्ची थी जिस बच्ची ने खुदकुशी की तेरे ना जाने से। तो सुन, मैं तो मर ही चुका हूं, अच्छा तेरे साथ भी नहीं होना। फिर उसने क्या किया? अब जो तुझसे चाहता है तू जान, तेरा काम जाने। ये बोल के वो गायब हो गया। हाँ। इसने यहां से भाग जाना, गनीमत जाना। इसने अपना रक्षा स्टार्ट किया है और मंडता हुआ जा रहा है अहमद, स्पीड से रक्षा चला रहा है। इसने अपना जो शीशा लगा होता है, मैरिज जो लगा हुआ है, इसमें उसने सेट किया तो क्या देखता है कि वो शख्स बज़ाहिर गायब तो हुआ, लेकिन इसके पास से गया नहीं। वो इसके रक्षे में पीछे बैठा हुआ है। इसने उस शख्स को देखा। कहता तुम तो गायब हो गए थे, तुम रक्षे में क्या कर रहे हो? कहता मैं तो कहीं भी आ सकता हूं, तेरा रक्षा क्या, कहीं भी। ये घबराया हुआ है और रक्षा स्पीड में चला रहा है। अब जब स्पीड में रक्षा चला रहा है तो क्या देख रहा है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है स्पीड में। ये रक्षा वाले ने देखा कि ट्रक इसी सिम थे। इसने ब्रेक मारने की कोशिश की है रक्षे को रोकने के लिए। ब्रेक पे पांव रखा, पेंडल पूरा अंदर चला गया है ब्रेक का अहमद, लेकिन रक्षा रुका नहीं, मजीद उसकी रेस बढ़ गई है। यानी ऐसा जैसा वो रक्षा खुद ट्रक में घुसना चाह रहा हो। उसकी रेस इस हद तक बढ़ गई है और ऐसा ही हुआ। जितनी स्पीड में वहां से ट्रक आ रहा था, उतनी ही स्पीड में ये रक्षा यहां से उस ट्रक में जा रहा था और सीधा जाके उस ट्रक में ये रक्षा बेवस्त हो गया, मर गया। मर गया वो ड्राइवर भी, जो रक्षा ड्राइवर था वो भी मर गया। क्यों? कि उसके ना जाने से वो बेकसूर लड़की मरी। इसने जो अपनी मौत को दावत दी, इस बाप ने, एक बाप होते हुए ये सोचकर कि शायद मेरी बच्ची का घर बस जाए और आखिरी बार मैं ये काम करने जा रहा हूं। देखो कि सारी जिंदगी उसने वो काम किया और कभी पकड़ा नहीं गया। आखिरी बार जब ये काम करने गया
तो उसने गोली भी खाई और उसने मौत को भी देखा, और वो भी मर ही गया है। मर ही गया। अच्छा, ये कहानी एक वाहिद ऐसी कहानी जिसमें कोई भी सही नहीं था। कोई सही नहीं था। ना वो जो बैंक डकैती की जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए, ना वो लड़के वाले बिल्कुल जिन्होंने ज़्यादा डिमांड की, बिल्कुल, और ना वो लड़की जिसने खुदकुशी की, बिल्कुल, और ना ये रक्शे वाला बिल्कुल जिसने बेईमानी की। अरे ना करो, क्योंकि बेईमानी की दुनिया में भी कुछ ईमानदारी के उसूल होते हैं। जरूरी है ना, ऐसा ही है। ऐसे ही है। उसने लाख चाहे डकैती मारी, लेकिन उसने जब उसको कहा था कि इसको पहुंचा दे इस एड्रेस पे, तो उसको पहुंचा देने चाहिए थे, या नहीं भी पहुंचाए तो पुलिस को दे देता। पुलिस को देता, कुछ ऐसा अमल करता कि तेरी भी जिंदगी बच जाती। हाँ, अगर तू कोई अच्छा अमल करता। हाँ, लेकिन बस उसने लालच में अपने पास रख लिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा अहमद, इस कहानी के तवज्जुह से मैं ये उनसे कहना चाह रहा हूं कि जो अपने बच्चों पर बड़ा मान करते हैं, अपने बेटों पर बड़ा मान होता है जिनको, और वो लड़की वालों से कुछ भी डिमांड कर देते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं, और ये नहीं सोचते कि हमने तो कह दिया, कह तो दिया, करेंगे तो वो कहां से करेंगे? कहां से मत करेंगे? करो, मत करो कोई ऐसा काम कि किसी की बच्ची घर बैठी रह जाए और वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। नहीं करो, ये जहज की लानत को खत्म करो। मैं तो कहता हूं जितनी बच्चियां अपने अपने घर में हैं और बैठी हुई हैं, मौला करीम उन सबको अपने अपने घर का करे, और ये जो लालच की है एक हवस, ये जहज की, इस लानत को खत्म होना चाहिए। एक तो वो अगर ये जहज का सिस्टम खत्म हो जाए ना अहमद, तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी घर में बच्ची बैठी नहीं रहेगी, हर बच्ची अपने घर से खुशी खुशी रुखसत होगी। अच्छा, जहेज हम उसको कह रहे हैं जो डिमांड करके मांगा जाए। क्यों? एक तो ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी खुशी से दे देते हैं, छोटा मोटा जो भी है, वो तो सही है माँ बाप, लेकिन एक जो डिमांड कर देते हैं कि यार ये इतना चेक है, इतनी गाड़ी है, इतना चाहिए, तो ये तो फिर ज्यादती है। कोई भी माँ बाप होंगे अहमद, वो अपनी बच्ची को खाली नहीं भेजेंगे। अरे ये क्या कम है कि कोई अपने जिगर का टुकड़ा उठाकर तुम्हारी झोली में डाल रहा है। ये तो सब कुछ दे दिया उसने, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल, जो अपने जिगर का टुकड़ा उठा के तुम्हें दे दे, और तुम उससे कहोगे जी हम ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, और हमें वो भी ला के दो। ऐसा नहीं है, ऐसा ना करो, ना करो, एहतियात करो, किसी की दिल आजारी ना करो, किसी को इतना हार्ड ना करो कि वो बिल्कुल पंखे से लटकने पे मजबूर हो जाए। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, बहुत जबरदस्त। और ये है कि गले हमारे दोनों के खुश्क हो गए। हाँ, मेरा तो नहीं, आपका ज्यादा खुश्क हो गया है, तो इजाजत चाहेंगे प्यार करने वालों से अल्लाह हाफिज करने। बिल्कुल ऐसा ही है, और तमाम प्यार करने वाले, मैं ये समझता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, गलतियां होती भी होंगी, हमसे बिल्कुल गलतियां होती होंगी। क्यों? कि हम दुनिया में गलती की सजा भुगतने आए हैं। हम जो इंसान हैं दुनिया में जो लाए गए, तो हम सजा के तौर पे उतारे गए कि अपनी सजा भुगत रहे हैं। तो हमसे भी अगर कहीं कोई गलती हो जाती होगी या हुई भी होगी, तो उसे दरगुजर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।